आज हम केमिकल काइनेटिक्स का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक अवक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक को स्टडी करेंगे। इससे पूर्व के व्याख्यान में आप अवक्रिया के वेग को मैथमेटिकली किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, निरूपित करते हैं, अध्ययन कर चुके हो। जब आपको अवक्रिया का वेग ज्ञात हो गया तो ये ज्ञात होना भी आवश्यक है कि अवक्रिया का वेग किन किन कारकों द्वारा प्रभावित होता है, जिससे अवक्रिया के वेग पर पड़ने वाले प्रभावों के सापेक्ष आपको नॉलेज हो और जब एक्सपेरिमेंटल स्टडी आप करो तो उन कारकों का ध्यान रख सको। तो आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक ले रहे हैं अवक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। वैसे तो अवक्रिया का वेग अनेक कारकों को द्वारा प्रभावित होता है। हम उनमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रभावों को एक एक करके ले लेते हैं और सबसे पहला प्रभाव हम लेते हैं ताप का प्रभाव, कि अवक्रिया का वेग ताप परिवर्तन पर किस प्रकार से परिवर्तित होता है। सामान्यतया ताप परिवर्तन के साथ अवक्रिया का वेग परिवर्तित होता है। ताप के साथ अवक्रिया के वेग के परिवर्तन को प्रदर्शित करने के लिए एक टर्म हम यूज करते हैं जिसे ताप गुणांक कहते हैं। पहले आप ये समझ लीजिए कि ताप गुणांक होता क्या है। जब ताप परिवर्तित करते हैं तो अवक्रिया के वेग में परिवर्तन हो, उसे प्रदर्शित करने के लिए 10 डिग्री का ताप अंतर ले लेते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यदि हमारा स्टडी टेम्परेचर T डिग्री है तो एक बार तो अवक्रिया का वेग T डिग्री सेंटीग्रेड पर निकालें और दूसरा उससे 10 डिग्री अधिक T+10 डिग्री पर निकालें। और ये जो अवक्रिया वेग स्थिरांक जो हमें मिलेंगे T टेम्परेचर पर और T+10 डिग्री टेम्परेचर पर, उनका अनुपात ही क्या कहलाता है, ताप गुणांक कहलाता है। अर्थात हम इसको परिभाषित कर सकते हैं कि 10 डिग्री तापांतर 10 डिग्री के टेम्परेचर डिफरेंस पर वेग नियतांकों का अनुपात उस अवक्रिया का ताप गुणांक कहलाता है। इसका मान यदि 1 आता है तो इसका अभिप्राय हुआ कि T और T+10 डिग्री टेम्परेचर पर वेग स्थिरांक का मान समान है। अर्थात अवक्रिया के वेग में ताप परिवर्तित करने पर या ताप में वृद्धि करने पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन यदि T+10/kT ये जो वैल्यू है इसका मान 1 से अधिक प्राप्त होता है तो उसका अभिप्राय होगा कि T+10 की वैल्यू है वो KT से ज़्यादा है। अर्थात ताप बढ़ाने पर अवक्रिया के वेग में वृद्धि होती है। और यदि इस ताप गुणांक का मान 1 से कम प्राप्त होता है, और ये तभी हो सकता है जब KT का मान यानी डिनोमिनेटर का मान ये KT+10 से ज़्यादा हो, अर्थात ताप बढ़ाने पर अवक्रिया के वेग में कमी आई। तो ताप गुणांक के मान 1 या 1 से अधिक या 1 से कम होने के सापेक्ष हम ताप द्वारा अवक्रिया के वेग में होने वाले परिवर्तन को अभिव्यक्त कर सकते हैं। ये सामान्यतः देखने को मिलता है कि जिन केमिकल रिएक्शंस को हम स्टडी करते हैं उनमें से मैक्सिमम केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर कोफिशिएंट ताप गुणांक का मान 2 और 3 के मध्य प्राप्त होता है। इसका अभिप्राय है कि यदि 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप में वृद्धि की जाए तो अवक्रिया का वेग 2 से 3 होने बढ़ जाता है। जैसे मान लें किसी रासायनिक अवक्रिया के लिए ताप गुणांक का मान 2 है तो प्रत्येक 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर उसके वेग में
2 गुने का अंतर हो जाएगा। और यदि ताप गुणांक का मान 1.5 है तो 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका वेग 1.5 गुना हो जाएगा। तो इस प्रकार से ताप गुणांक के आधार पर हम अवक्रियाओं को 3 भागों में बांट सकते हैं। ऐसी रासायनिक अवक्रियाएं जिनके लिए ताप गुणांक का मान 1 होता है, यानी T और T+10 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग स्थिरांकों के मान समान हैं। ये वो रासायनिक अवक्रियाएं हैं जिनमें ताप परिवर्तन पर वेग में परिवर्तन नहीं होता है, और ऐसी रासायनिक अवक्रियाओं को थर्मल न्यूट्रल रिएक्शन या तापीय उदासीन अवक्रियाएं कहते हैं। कुछ रासायनिक अवक्रियाएं जिनमें ताप गुणांक का मान 1 से ज़्यादा है, तो जैसे अभी हम बता रहे थे कि ताप बढ़ाने पर अवक्रिया के वेग में वृद्धि होती है, और सामान्यतया ये ऊष्माशोषी अवक्रियाएं होती हैं। और ऐसी रासायनिक अवक्रियाएं जिनमें ताप गुणांक का मान 1 से कम होता है, तो ये वो रासायनिक अवक्रियां हैं जिनमें ताप बढ़ाने पर अवक्रिया के वेग में कमी होती है। तो इस प्रकार से हम इस महत्वपूर्ण कारक ताप को स्टडी कर पाए जिसके द्वारा अवक्रिया का वेग प्रभावित होता है। दूसरा महत्वपूर्ण कारक जो अवक्रिया के वेग को प्रभावित करता है वो है अवकारकों की सांद्रता या अवकारकों की सांद्रता का प्रभाव। द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के अनुसार आप जानते हो कि अवक्रिया का वेग अवकारकों की सांद्रताओं या सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। अर्थात जैसे जैसे किसी अवकारक की सांद्रता को हम बढ़ाते हैं, अवक्रिया के वेग में वृद्धि होती है। तो वे रासायनिक अवक्रियाएं जिनमें अवकारकों की मात्राएं ज़्यादा हैं, अवक्रिया का वेग ज़्यादा होगा, और जिनमें अवकारकों की सांद्रताएं कम हैं, अवक्रिया का वेग कम होगा। इस प्रकार अवकारकों की सांद्रता का पड़ने वाले प्रभाव को हम स्टडी कर पाते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण कारक है दाब का प्रभाव। दाब के प्रभाव को स्टडी करने के लिए मैं इसे 2 भागों में बांट लेता हूँ। ऐसी रासायनिक अवक्रियाएं जिनमें अवकारक और उत्पाद या तो द्रव अवस्था में है या ठोस अवस्था में है। कोई भी अवकारक या उत्पाद गैसीय अवस्था में नहीं है। तो ऐसी रासायनिक अवक्रियाओं के वेग पर दाब का सामान्यतः कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि आप जानते हो कि ठोस और द्रवों की कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर संपीड्यता गुणांक का मान कम होता है। इस वजह से सामान्यतया ऐसी अवक्रियाओं पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और दूसरी प्रकार की रासायनिक अवक्रियाएं ऐसी होंगी जिनमें अवकारक या उत्पाद या अवकारक और उत्पाद दोनों ही गैसीय अवस्था में हैं, तो उन रासायनिक अवक्रियाओं के वेग पर दाब का प्रभाव पड़ता है। और ये पड़ने वाला प्रभाव अवकारक और उत्पादों की गैसीय रूप में कुल मूलों की संख्या किस प्रकार से है उस पर निर्भर करेगा। और इसको मैं इन जो 3 उदाहरण मैंने यहाँ लिख रखे हैं उनके द्वारा आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। यदि कोई रासायनिक अवक्रिया ऐसी है जिसमें गैसीय अवकारकों के मूलों की संख्या गैसीय उत्पादों के मूलों की संख्या से ज़्यादा है, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल जो लिख रखा है N2 गैस प्लस 3H2 गैस इज इक्वल टू 2NH3 गैस, बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है। अमोनिया के निर्माण के लिए यूज होने वाली 1 मोल नाइट्रोजन गैस 3 मोल हाइड्रोजन गैस से अवक्रिया करती है और 2 मोल अमोनिया गैस बनाती है। इस अवक्रिया की प्रकृति से आपको मालूम है
कि कुल 4 मोल अवकारक प्रयुक्त हो रहे हैं, 1 मोल नाइट्रोजन का और 3 मोल हाइड्रोजन के, और जिससे 2 मोल उत्पाद के प्राप्त हो रहे हैं। यानी अवकारकों के गैसीय मोलों की संख्या उत्पाद के गैसीय मोलों की संख्या से ज़्यादा है, और ऐसी स्थिति में यदि हम दाब बढ़ाते हैं तो अग्र दिशा में अवक्रिया बढ़ती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि दाब बढ़ाने पर अवक्रिया के वेग में वृद्धि होगी। लेकिन इसके विपरीत यदि ऐसा है कि गैसीय अवकारकों के मोलों की संख्या गैसीय उत्पादों के मोलों की संख्या से कम है, तो दाब बढ़ाने पर अवक्रिया के वेग में कमी आएगी। जैसे सेकंड नंबर पर जो एग्जाम्पल लिख रखा है, PCl5 गैस इक्वल टू PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, यह अर्थात 1 मोल गैसीय अवकारक है और 2 मोल गैसीय उत्पाद है। जब गैसीय उत्पादों के मोलों की संख्या गैसीय अवकारकों के मोलों की संख्या से अधिक है, तो दाब बढ़ाने पर अवक्रिया का वेग कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उत्पाद निर्माण में दाब में वृद्धि हो रही है, यानी गैसीय मोलों की संख्या में वृद्धि हो रही है। और तीसरी स्थिति ऐसी हो सकती है कि जब गैसीय अवकारक और गैसीय उत्पादों के मोलों की संख्या समान हो। जब गैसीय अवकारक और उत्पादों के मोलों की संख्या समान है तो दाब बढ़ाने का, कम करने का ऐसी स्थिति में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि गैसीय अवकारकों के मोलों की संख्या उतनी ही है जितनी उत्पादों की है। तो ना तो मोलों की संख्या में वृद्धि हो रही है, ना ही कमी हो रही है। तो ऐसी अवक्रियाएं जिनमें अवकारक और उत्पाद गैसीय अवस्था में भले ही हैं, लेकिन मोलों की संख्या समान होने के कारण दाब द्वारा प्रभावित नहीं होती हैं। और नेक्स्ट फैक्टर हम लेते हैं क्रियाकारकों की प्रकृति का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ रिएक्टेंट। ये तो आप जानते ही हो कि कोई भी रासायनिक अवक्रिया विशिष्ट होती है, और उस विशिष्टता का मुख्य कारण उस अवकारक की प्रकृति होती है, क्योंकि विशिष्ट अवक्रिया को विशिष्ट अवकारक द्वारा ही संपन्न किया जा सकता है, और अवक्रिया की विशिष्टता उस अवकारक की विशिष्टता के साथ संबद्ध होती है। जैसे कुछ सिंपल एग्जाम्पल लेकर के मैं इसे बताऊं कि यदि कोई अवक्रिया जिसमें ध्रुवीय अवकारक अणु हैं तो उनके बीच में अवक्रिया का वेग तेज होगा, लेकिन यदि अध्रुवीय अणु हैं तो उसका वेग कम होगा, क्योंकि ध्रुवीय आयनिक अवक्रियाओं में आयंस होते हैं, स्वतंत्र अवस्था में होते हैं, तुरंत संयोग करते हैं, अवक्रिया का वेग ज़्यादा होता है। लेकिन आणविक अवक्रियाओं में मॉलिक्यूलर रिएक्शन जिनमें सहसंयोग बंध बने हुए होते हैं, धीरे धीरे टूटते हैं, बनते हैं, और अवक्रिया का वेग कम होता है। इसी प्रकार से जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल लिख रखा है मैंने कि अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट के विलयन को फेरस सल्फेट द्वारा रिड्यूस करें एसिडिक मीडियम में तो तुरंत रिड्यूस होता है, और जबकि ऑक्जेलिक एसिड द्वारा करते हैं तो धीरे धीरे रिड्यूस होता है, क्योंकि प्रकृति बदल गई, अवकारक की प्रकृति बदल गई। जबकि और सारी कंडीशंस एक समान हैं, लेकिन हमने अपचायक की स्थिति को ही बदला है। और अगला प्रभाव हम लेते हैं उत्प्रेरक की उपस्थिति का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि उत्प्रेरक क्या होते हैं। उत्प्रेरक वे किसी भी रासायनिक अवक्रिया में वे बाह्य पदार्थ होते हैं जिनकी उपस्थिति में अवक्रिया का वेग प्रभावित होता है। अर्थात अगर उन पदार्थों को हम नहीं भी डाल रहे हैं तो अवक्रिया तो होगी, लेकिन अगर उन पदार्थों को मिलाया जाता है अवक्रिया मिश्रण में
तो अभिक्रिया का वेग या तो कम हो जाता है अथवा बढ़ जाता है। जब किसी बाह्य पदार्थ की उपस्थिति में अभिक्रिया के वेग में वृद्धि होती है तो ऐसे उत्प्रेरक को धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं, और यदि अभिक्रिया के वेग में कमी होती है तो उसे हम ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही प्रकार के उत्प्रेरकों द्वारा अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है। यदि उत्प्रेरक की मात्रा में परिवर्तन करें तो पड़ने वाले अभिक्रिया के वेग पर प्रभाव दोनों प्रकार के उत्प्रेरण क्रियाओं में अलग अलग प्रकार का होता है, और उत्प्रेरण प्रक्रिया होती हैं विषमांगी उत्प्रेरण और समांगी। विषमांगी उत्प्रेरण में सामान्यतया उत्प्रेरक की अल्प मात्रा के द्वारा ही अभिक्रिया का वेग प्रभावित हो जाता है, और जबकि समांगी उत्प्रेरण में अभिक्रिया का वेग उत्प्रेरक की मात्रा के समानुपाती होता है। अर्थात यदि उत्प्रेरक की मात्रा बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का वेग अधिक प्रभावित होगा, और अगर कम रखते हैं तो उत्प्रेरक का वेग कम प्रभावित होता है। तो अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग यदि वो उत्प्रेरक की उपस्थिति या उत्प्रेरक से उत्प्रेरित होता है तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में उसका वेग प्रभावित होगा, और दूसरा उत्प्रेरक की मात्रा परिवर्तन पर भी अभिक्रिया का वेग परिवर्तित होता है। तो हम कह सकते हैं कि उत्प्रेरक की उपस्थिति और उत्प्रेरक की मात्रा दोनों ही अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। अगला कारक हम लेते हैं क्रिया कारकों की सतह के क्षेत्रफल का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया ऑफ सबस्ट्रेट। जो पदार्थ अवकारकों को हम ले रहे हैं उनका सरफेस एरिया कितना है। किसी भी अभिक्रिया में सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उस अभिक्रिया का वेग भी उतना ही अधिक होगा, और सामान्यतः विषमांगी अभिक्रियाओं में तो ये बिल्कुल सीधे रूप से प्रेक्षित होता है। क्यों? क्योंकि विषमांगी अभिक्रियाओं में सामान्यतया एक अवकारक जिसे क्रिया कारक कहते हैं दूसरे अवकारक की सतह पर अधिशोषित होता है, और अधिशोषित होने के बाद में अभिक्रिया संपन्न होती है। तो अधिशोषण उस क्रिया कारक की सतह पर होता है, और सतह जितनी ज़्यादा होगी यानी सतह का क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा उतना ही अधिशोषण ज़्यादा होगा, और अधिशोषण ज़्यादा होगा तो अभिक्रिया का वेग भी अधिक होगा। तो जैसे कोई भी एक है, मान करके चलो कोई क्रिस्टल है, उसको सीधा हम डालेंगे तो अभिक्रिया का वेग कम होगा, और उसे पीस करके डालते हैं तो अभिक्रिया का वेग अधिक होता है। और मैं एक सिंपल एग्जांपल से बताऊं, एक लकड़ी का टुकड़ा है, ब्लॉक है कोई, उसे आप जलाओगे धीरे धीरे जलेगा, लेकिन यदि उसका बुरादा बना देते हैं यानी सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं तो तुरंत तेज़ी से जलने लगता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है जलना, तो तेज़ी से जैसे ही सरफेस एरिया बढ़ाया अभिक्रिया के वेग में वृद्धि हो जाती है। और लास्ट अंतिम प्रभाव हम लेते हैं प्रकाश अथवा विकिरणों का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ लाइट और रेडिएशन। आप ये जानते हो कि रासायनिक अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। ऊष्मीय रासायनिक अभिक्रियाएं जो ताप के द्वारा प्रभावित होती हैं, और प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं फोटोकेमिकल रिएक्शन जो प्रकाश विकिरणों के अवशोषण के बाद संपन्न हो पाती हैं। यानी वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो प्रकाश एक निश्चित तरंग दैर्ध्य के प्रकाश विकिरणों के अवशोषण के पश्चात ही संपन्न हो पाती हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग अवकारकों की सांद्रताओं के स्थान पर जो प्रकाश विकिरण अवशोषित हो रहा है उसकी तीव्रता पर निर्भर करता है। प्रकाश विकिरण की तीव्रता से अभिप्राय कि इकाई क्षेत्रफल में 1 सेकंड में कितने विकिरण आपतित हो रहे हैं।
वो प्रकाश विकिरण की तीव्रता कहलाती है। और जितना अधिक प्रकाश विकिरण की तीव्रता होगी, उस अवक्रिया में बनने वाली सक्रियत इकाइयों की संख्या उतनी ज़्यादा होगी और अवक्रिया का वेग अधिक होगा। इसी प्रकार से हमने अवक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों को एक एक करके समझ लिया है।